हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वेक्टर्स एडिशन, कि कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग आपसे को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो चलिए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं, कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि द टू इक्वल फोर्सेस एक्ट एट ए पॉइंट इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज। अगर हमारे पास दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो लेट्स सपोज ऐसे बोल देते हैं कि दोनों F है, तो ये भी F है और ये भी F है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो बेटा इनका रिजल्टेंट निकालना है हमें। तो जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 2a cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर है, लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड a बोल देते हैं, क्वेश्चन में a दिया गया है। सो ट्वाइस a cos थीटा की जगह पर आ जाएगा 60/2, एंड cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? cos 30 की वैल्यू हो जाती है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ a। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, दो इक्वल फोर्सेस है, हैव द रिजल्टेंट इक्वल टू द आइदर ऑफ द फोर्स। किसी भी एक फोर्स के अगर बराबर है, तो एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड, तो कौन से एंगल पर वो इंक्लाइंड होंगे? सो दोनों इक्वल फोर्सेस हैं और रिजल्टेंट भी इक्वल है, तो यानी कि दिस इज द केस ऑफ R इक्वल टू A इक्वल टू B। एंड अगर तीनों ही आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इन दैट केस बेटा थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आती है? 120 आती है। इसको अगर ड्राइव करना चाहते हैं, तो ड्राइव करने के लिए हम लोग इसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड लेट्स से कि हम कहते हैं कि सारे इक्वल हैं, तो सबको a मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू ए एंड cos थीटा। तो सब कुछ अगर a रख दिया है, सब कुछ बराबर है, तो a रख दिया सबको हमने, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² cos थीटा। बेटा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, थीटा इज 120 डिग्री। तो ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज r। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो r है। अगर आप Q को डबल करते हैं, तो नया रिजल्टेंट जो है वो बेटा परपेंडिकुलर हो जाता है P के, देन R इक्वल्स टू, तो R किसके बराबर होगा? तो बहुत थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। P और Q का रिजल्टेंट यानी कि P प्लस Q जो है वो बेटा R के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड जो होगा P प्लस Q का बराबर होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ R के। फर्स्ट थिंग, तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट लिखना चाहूँ, तो हम इसको लिख पाएंगे, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू r। ठीक है, ये हमारे पास एक पहले वाले कंडीशन से रिजल्ट आ गया। अब ना इसने कहा है कि अगर आप q को डबल करते हैं, तो डबल करने का मतलब नया q डैश जो होगा वो 2q है। एंड जब हम किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं। क्या चेंज हुआ? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। और अब जो नया रिजल्टेंट बन रहा है वो p के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो नया कोई रिजल्टेंट होगा r डैश, वो हमारा क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है किसके साथ? p के साथ। सो अगर ऐसा है, तो हम जानते हैं कि tan अल्फा दिस इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। ऐसा होता है जहाँ पे अल्फा जो होता है एंगल होता है किसके बीच में? r और a के बीच में। तो अगर r डैश इस p के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस b cos थीटा जो है बेटा वो 0 के बराबर होगा। रीजन, अगर अल्फा हमारे पास 90 है, tan 90, तो tan 90 होता है बेटा समथिंग बाई 0, क्योंकि दिस इज नॉट डिफाइंड। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो समथिंग बाई 0, तो इसका मतलब है कि जो a प्लस बी cos थीटा है वो बेटा 0 के बराबर होगा। और यहाँ पर हम a किसको कह रहे हैं? p को कह रहे हैं। a किसको कह रहे हैं? p को कह रहे हैं, क्योंकि उसके साथ एंगल बना रहा था 90। और b कह रहे हैं किसको?
डबल को 2q को नए वाले वेक्टर के साथ यानी कि 2q के साथ एंड साथ में cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। बट आप यहाँ से लिख पाओगे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, माइनस p अपॉन में 2q के। तो cos थीटा की वैल्यू अगर आपको मिल गई तो इसको उठा के हम यहाँ रख सकते हैं एंड जब यहाँ रख देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा कुछ कुछ। सो वी गेट अ रिजल्ट लाइक दिस कि ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq एंड cos थीटा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी माइनस p बाई 2q एंड दिस इज इक्वल टू r। तो बेटा यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस 2q को कैंसिल कर सकते हो 2q के साथ, p स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड q स्क्वायर का रूट हो जाएगा q एंड दिस इज इक्वल टू r। तो जो रिजल्टेंट r था वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, q के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो भाई ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम कब होता है रिजल्टेंट, जब दोनों एंगल कितना होता है दोनों के बीच में 0 डिग्री यानी कि a प्लस बी, ये आपको दिया गया है 10 न्यूटन। एंड मिनिमम कब होता है, जब दोनों के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री का यानी कि a माइनस बी आपको दिया गया है कितना, 6 न्यूटन का। भाई आप यहाँ से अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं तो आप a निकाल सकते हो b भी निकाल सकते हो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो बेटा b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 न्यूटन। ठीक है, एंड अगर a ऐसे ही आपके पास 8 आ गया तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करके b भी निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है, a की वैल्यू 8 आई है बेटा, तो b कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 न्यूटन। ठीक, तो b आ चुका है 2 न्यूटन। नाउ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन। अब हर एक फोर्स को आपने 3 न्यूटन से बढ़ा दिया है, यानी कि a डैश आपने कर दिया है लेट से 8 प्लस 3 दैट इज 11 न्यूटन एंड b डैश आपने कर दिया है दैट इज 2 प्लस 3 दैट इज 5 न्यूटन। ठीक है, देन आपसे पूछ रहा है कि these new forces when acting at a point at an angle of 90 डिग्री with each other। अब ये दोनों फोर्स जो है वो एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो बेटा 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, दैट इज 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 121 प्लस 25 दिस इज इक्वल टू 146। तो रूट 146 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A particle starting from the origin 0, 0 moves in a straight line in the xy plane. Its coordinates at a later time are root 3, 3. The path of the particle makes with the x-axis is inclined at an angle of। भाई इंक्लिनेशन का एंगल निकालना है, मतलब क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। और स्लोप निकालने का तो बहुत सिंपल तरीका है, दो पॉइंट्स दिए गए हैं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास है 3, y1 हमारे पास है 0, x2 हमारे पास है रूट 3 एंड कितना है 0। तो 3 बाई रूट 3 हो जाएगा विच इज रूट 3। तो tan थीटा की वैल्यू रूट 3 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, two forces whose magnitude are in the ratio 5:3 give a resultant of 28 Newton. If the angle of their inclination is 60 degree, then what will be the magnitude of each force? तो भाई हमारे पास दो फोर्सेस हैं 5:3 में और रिजल्टेंट कितना है 28 है। तो अगर आप मान लेते हैं कि A हमारा 5x है और B को मान लेते हैं हमारे पास 3x है, तो और रिजल्टेंट हमारे पास कितना है 28 है और थीटा हमारे पास कितना है 60 है। तो भाई रिजल्टेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो R की वैल्यू हमारे पास है 28 अंडर रूट a का स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इज 5x b इज 3x एंड यहाँ पर हमारे पास है cos 60। तो बेटा cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। तो 1/2 से 2 तो कैंसिल कर देते हैं, तो स्क्वायर को उधर लेकर रूट को उधर लेकर आएंगे तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज नथिंग बट 784 एंड दिस विल बी इक्वल टू
5x का स्क्वायर इज 25x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस 5 3 15x, ठीक है, स्क्वायर। तो 784 इज इक्वल टू 25 और 9 34 हो जाएगा, 34 और 15 हो जाएगा हमारे पास 49। तो दिस इज 49x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, दैट इज 784 अपॉन में 49। तो x की वैल्यू आ जाएगी इसका रूट, 784 का रूट हो जाएगा 28, 49 का हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू में 4 दैट इज 20, एंड b की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 3 इंटू में 4 दैट इज 12, ठीक है। अब ऑप्शनल एलिमिनेशन अगर करते तो हमारे पास रेशियो दे रखा है 5:3 का, तो इनको डिवाइड करके 5/3 आना चाहिए, तो इनको डिवाइड करके 5/3 आएगा क्या, नहीं आएगा। 25/30 को 5/3 आएगा क्या, नहीं आएगा, 5/6 आएगा। एंड इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, अगेन दिस इज 5/6, ठीक है। एंड इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5/3। तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकता था, विदाउट एनी सॉल्विंग मैं डायरेक्टली इसको निकाल सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ a and b makes an angle alpha and with a and beta with b, okay, रिजल्टेंट ऑफ a and b makes an angle alpha, ये with a होना चाहिए, दो बार a and लगा दिया इसमें। तो एक काम करते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम with लिख लेते हैं, तो यहाँ पर with लिख लेते हैं। तो अल्फा with a and beta with b, then नाउ बहुत लाइक लॉजिकल सवाल है। अब लॉजिकल सवाल ये कहता है कि अगर आप एक वेक्टर को लेट सपोज ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, एंड मैं आपको इसको एग्जांपल लेके सॉल्व करता हूँ। आपको मैं एक्चुअल में पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आपसे एग्जांपल लेके सॉल्व कराता हूँ। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर है 3i कैप, ए वेक्टर है 3i कैप और बी वेक्टर है हमारे पास 4j कैप, ठीक है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालो a प्लस बी, तो आप बोलोगे सर a है हमारे पास 3i कैप और b है हमारे पास 4j कैप, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। एंड ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाएगा भाई, सर ये रिजल्टेंट एंगल बनाएगा हमारे पास, ये थीटा हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी सर y/x, यानी कि 4/3, विच इम्प्लाई थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 53। तो ये r था, ये a था और ये b था। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ b, अगर ऐसा था, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड कितना है 3 और b का मैग्नीट्यूड कितना था 4, लेकिन अगर ये थीटा 53 है तो ये एंगल कितना होगा 37। तो दैट मीन्स रिजल्टेंट ने a के साथ बनाया एंगल, जो बनाया वो 53 बनाया, इसको अल्फा कहो और इसको क्या कहो, बीटा कहो, ठीक है। तो अल्फा जो है वो बड़ा है किससे, बीटा से। दैट मीन्स अगर मैग्नीट्यूड छोटा होता है तो एंगल बड़ा बनता है, अगर मैग्नीट्यूड छोटा होता है तो एंगल बड़ा बनता है। इसको रिवर्स वेरीफाई भी करते हैं, उल्टा करके देखते हैं। तो लेट से कि अब हमारे पास ये है 4i कैप और ये है हमारे पास 3j कैप, ठीक है। तो अब आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। लेट से दिस इज द a वेक्टर, दिस इज द b वेक्टर। अब आप इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो रिजल्टेंट हो जाएगा a प्लस बी। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। एंड यहाँ से अगर आपसे मैं tan थीटा पूछूंगा तो आप बोलोगे सर y/x, यानी कि 3/4, उसका मतलब थीटा कितना आएगा 37, यानी कि ये रिजल्टेंट है। और ये एंगल यहाँ से अल्फा जो बना रहा था, जैसे 37 डिग्री, ये अल्फा है और ये हमारे पास अब क्या है, बीटा है, एंड विच इज 53। तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है उसके साथ जो एंगल बनाता है वो ज्यादा बनाता है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसके साथ एंगल छोटा बनाता है। जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है, ए का मैग्नीट्यूड छोटा था तो उसके साथ एंगल बड़ा बनाया, 43 बनाया, एंड जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसके साथ एंगल क्या बनाता है, छोटा बनाता है। तो अगर अल्फा हमारा ए के साथ है, अगर अल्फा हमारा ए के साथ है और अल्फा लेस देन बीटा है, तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी। अगर एंगल छोटा है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा।
एंगल छोटा है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन सी एकदम बढ़िया लग रहा है। ठीक है, चलिए, रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इक्वल टू जीरो, किसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? भाई बात सोचो, तीन फोर्सेस है, एक दो तीन, अब तीन फोर्सेस है, रिजल्टेंट जीरो करना है। तो भाई अभी आज हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, हमने कहा था सर पॉलीगॉन लॉ नामक एक चीज होती है, एंड वो कहता है कि अगर हमारे पास ऐसे क्लोज्ड फिगर बन रही हो, क्लोज ट्राइंगल बन रहा हो, तो ए प्लस बी एंड सी, ये रिजल्टेंट कितना होना चाहिए सर? ये रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग साइड का कोई लेंथ नहीं है, जो इनिशियल पॉइंट है वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना है इसका? जीरो है। बट लेकिन इसके लिए क्या ये क्लोज ट्राइंगल बन रहा है? और ट्राइंगल की बेटा एक कंडीशन होती है, अगर आपको थोड़ा सा 8th क्लास याद हो तो ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास एक क्लोज ट्राइंगल बन रहा है, लेट्स से एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, एंड b plus c should be greater than equal to a, and c plus a should be greater than equal to b, यानी कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 20 होता है, एंड 20 इज ग्रेटर देन 10, तो यानी कि ये ट्राइंगल बन सकता है, एंड ट्राइंगल बन सकता है तो इसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। 10 प्लस 10 20 होता है, विच इज लेस देन 25, तो भाई ये ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, ये ओपन साइड बनेगी इस तरीके की। ठीक है, ये इस तरीके का ओपन बनेगा, उसका तो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ मिलेगा ना अपने को, तो यानी कि ये नहीं हो सकता है। 10 प्लस 10 35, 20 होता है, एंड विच इज लेस देन 35, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू इज आर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमारे पास आर है, तो दैट इज p plus q is equal to r, and if the q vector is reversed then the resultant becomes s। okay, एंड अगर q वेक्टर को रिवर्स कर दोगे, रिवर्स करने का मतलब क्या है? माइनस कर दिया, तो अपोजिट कर दिया, तो दैट इज माइनस q, एंड दिस इज इक्वल टू s, दिस इज s। ठीक है, देन चूज द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, तो हमारे पास अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ऐसा कुछ दिया गया है, तो मतलब कुल मिला के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बारे में बात करनी है। तो आर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये हो जाएगा। नाउ अगर आप एक बात सोचो छोटी सी, कि लेट सपोज कि ये p है और ये q है और इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, अब आप q को रिवर्स कर दो, तो q को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि आपने q को रिवर्स कर दिया, यानी कि इधर की तरफ कर दिया होगा। तो अगर पहले उनके बीच में एंगल थीटा था, तो अब उनके बीच में कितना एंगल हो जाएगा सर? अब उनके बीच में एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यानी कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जब लिखेंगे तो हम लोग एंगल कितना लेंगे अब की बार? 180 माइनस थीटा, और ये किसके बराबर है? s के, तो s स्क्वायर दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, एंड व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा? दिस इज माइनस cos थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस पी, एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। एंड अब अगर आप चेक करोगे तो बेटा हमारे वाले केस में कहीं पर भी cos थीटा वाला टर्म नहीं आ रहा है ऑप्शन के अंदर, तो मुझे इस टर्म को जो है वो क्या करना चाहिए? एलिमिनेट करना चाहिए, और एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि माइनस में है प्लस में है तो ऐड कर देना चाहिए। तो एस स्क्वायर को अगर आप यहाँ पे लिखते हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, तो भाई यहाँ से इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वी विल गेट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर, एंड क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा 2q स्क्वायर, तो 2 कॉमन कर देते हैं, एंड ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? दैट इज सेकंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए
The magnitude of pairs of displacement vectors are given. Which pairs of displacement vector cannot be added to give a resultant vector of magnitude 13 सेंटीमीटर? किन को ऐड करके 13 नहीं मिल सकता है? तो भाई बहुत सिंपल है कि जो मैक्सिमम होता है वो होता है दो का सम, और जो मिनिमम होता है वो होता है दोनों का डिफरेंस। तो अगर कोई भी रिजल्टेंट है तो वो हमारा इनके बीच में ही लाई करेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप 16 प्लस 4 करोगे तो इसका जो मैक्सिमम आएगा वो कितना हो जाएगा 20, और 16 माइनस 4 करेंगे तो इसका जो मिनिमम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 12, और 13 जो है वो 12 और 20 के बीच में आता है, तो यानी कि ये तो फिजिबल है। ऐसे ही 20 प्लस 7 इसका जो मैक्सिमम होता है बेटा वो 27 होता है, और जो मिनिमम होता है वो कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 और 27 के बीच में है तो ये भी 13 है, तो ये भी पॉसिबल है। 15 प्लस 1 ये मैक्सिमम हो जाएगा 16, एंड 15 माइनस 1 ये मिनिमम हो जाएगा कितना, 14, एंड 13 अब 14 और 16 के बीच में नहीं आता है, तो यानी कि ये आपको कभी भी 13 नहीं दे पाएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही इसका मैक्सिमम अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 14, और इसका जब मिनिमम आप लिखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 2। तो 14 और 2 के बीच में, दैट मीन्स ये भी आपका 13 दे सकता है, लेकिन सी कभी भी आपको 13 नहीं दे सकता है क्योंकि इसका मैक्सिमम ही 16 और मिनिमम कितना है, 14, ठीक है। नेक्स्ट, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी, क्या हो सकता है? तो भाई इसका मैक्सिमम जो हो सकता है वो हो सकता है 10 प्लस 6 दैट इज 16, और जो मिनिमम हो सकता है वो हो सकता है दैट इज 10 माइनस 6 दैट इज 4। तो 4 से लेके 16 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो 2 तो कभी नहीं आएगा 4 और 16 के बीच में, तो यानी यही नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है ना, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। और हमें कौन सा बताना है, कैन बी बताना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 8 पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है। 18 पॉसिबल है क्या, नहीं है। 20 पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज 8, ठीक है, क्योंकि 8 जो है 16 और 4 के बीच में आता है। नेक्स्ट, वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है? अगेन मैक्सिमम हो जाएगा 10 प्लस 6 दैट इज 16, और मिनिमम हो जाएगा कितना, दैट इज 10 माइनस 6 दैट इज 4। तो 4 से 16 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो 4 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। 8 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। 12 हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता है, 2 इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? चलिए, a vector a makes 30 degree and b makes 120 degree angle with the x axis, okay, तो लेट सपोज कि ये हमारे पास x एक्सिस है। वेक्टर a जो है वो बना रहा है 30 डिग्री, एंड वेक्टर b जो है वो बना रहा है 120 डिग्री, दिस इज b, एंड ये बना रहा है कितना, 120 डिग्री, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, तो ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर पूछ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट पूछ रहा है। तो आप देखो एक बात देखो कि a जो है वो 30 डिग्री बना रहा है x एक्सिस के साथ, b जो है 120 बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो आपस में कितना एंगल हुआ इनके बीच में, एंगल बिटवीन a एंड b, थीटा बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b, ये हो जाएगा 120 माइनस 30, एंड जब एंगल 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट हो जाता है बेटा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड b की वैल्यू हमारे पास है 4, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज 26 यूनिट एंड द मिनिमम इज 16, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच वेक्टर। तो भाई मैक्सिमम जो है वो 26 आना चाहिए, मिनिमम जो है वो 16 आना चाहिए, तो 21 और 5 का मैक्सिमम हो जाएगा 26 और मिनिमम हो जाएगा कितना, 16। मैच कर रहा है क्या, कर तो रहा है, तो ये सही लग रहा है। इनका जो मैक्सिमम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 26, और इनका जो मिनिमम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। इनका मैक्सिमम हो जाएगा कितना 26, इनका मिनिमम हो जाएगा कितना 14, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट आर ऑफ वेक्टर्स p and q is perpendicular to p, also p is equal to r, the angle between p and q is, okay? r जो है बेटा वो p और q के परपेंडिकुलर है,
रिजल्टेंट आर ऑफ वेक्टर्स पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी, पी के परपेंडिकुलर है पी वेक्टर, एंड आर जो है रिजल्टेंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास क्यू होगा, दिस इज क्यू। एंड इसने बोला है कि पी की वैल्यू और आर की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। पी की वैल्यू और आर की वैल्यू सेम है, तो पी और क्यू के बीच का एंगल बोल रहा है। तो अगर एक बात सोचो कि अगर ये पी और क्यू इक्वल है, तो लेट सपोज ये पी है तो ये भी पी हो जाएगा, है ना। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये दोनों एंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये पी है ये भी पी है। तो अगर ये 90 है तो बेटा ये 45 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 45। लेकिन हमें एंगल बताना है किसके बीच में, पी एंड क्यू के बीच में। तो बेटा पी ये है, क्यू ये है, तो हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, एंड ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 135 डिग्री। तो एंगल बिटवीन पी एंड क्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 135। क्लियर है। इसको अगर आप उससे करना चाहते हैं शायद उससे भी कर सकते थे, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि भाई हमारे पास ना ए और बी में रिलेशन नहीं है, यानी कि पी और क्यू में रिलेशन नहीं है ना। हमारे पास पी और क्यू में रिलेशन नहीं है, उसको निकालने के लिए फिर आपको वहाँ वापस जाना पड़ता, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ता, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको ये लगाना पड़ता फिर वापस से, तब जाकर आप इसको निकाल पाते, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप डायग्राम से कर सकते हो, आप चाहो तो इससे करना, चाहो तो मैं इससे कर देता हूँ कि भाई अगर अल्फा 90 डिग्री है, अल्फा इज 90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि P प्लस क्यू कॉस थीटा जो है वो 0 होगा। तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस पी बाई क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले ये रिलेशन निकालेंगे कि पी और क्यू में क्या रिलेशन है, एंड कॉस थीटा का रिलेशन निकाला, फिर आप इसको यहाँ रखेंगे तो आपको फिर एक और रिलेशन मिलेगा जिसमें आपको पी और क्यू में क्या रिलेशन है वो आएगा, एंड फिर आप यहाँ पे क्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे इन टर्म्स ऑफ पी, एंड फिर आपको थीटा मिलेगा। तो इतनी मेहनत क्यों करनी है, सीधा सीधा दिख रहा है जब कि भाई हमारे पास पी वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, दोनों वेक्टर्स की लेंथ इक्वल है, तो दोनों पी पी हो जाएंगे। एंड अगर ये 90 डिग्री है और दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है, तो इसका मतलब दिस इज द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। तो हमें ये वाला एंगल चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा, 135। Next, the maximum and the minimum resultant of two vectors are in the ratio of 5:3, then the ratio of the forces. तो maximum और minimum जो है वो 5:3 में है। तो लेट सपोज कि एक को A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं। तो A plus B is let's say 5x and A minus B is let's say 3x, ऐसा दिया गया है। तो यहाँ से हम जब इसको ऐड करेंगे तो बेटा 2A की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 8x के, तो A हो जाएगा कितना, 4x। एंड ऐसे ही अगर a 4x हो जाएगा तो इसको यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, ठीक है। तो a बाई बी कितना हो जाएगा, बस a बाई बी इज 4x बाई एक्स, यानी कि कितना आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री इज 10 न्यूटन एंड इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस। रिजल्टेंट जो है दो फोर्सेस का जो 150 डिग्री पे लग रहे हैं वो कितना है, 10 न्यूटन है, यानी कि आर की वैल्यू आपको पता है, एंड वो एक के क्या है, परपेंडिकुलर भी है। तो आपको बताना है कि दो अदर फोर्सेस क्या होंगे, ठीक है। टू अदर फोर्स इज, तो ओके, इसमें ऑप्शन एक ही दिया हुआ है लेकिन दोनों पूछ रहा है आपसे, तो हमें चेक कर लेना चाहिए, ठीक है अभी। तो अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेट सपोज एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर कुछ भी होगा, लेकिन रिजल्टेंट जो है वो एक के परपेंडिकुलर है, तो मैंने ए के परपेंडिकुलर कर दिया, तो ये बनेगा रिजल्टेंट, ये बनेगा हमारा दूसरा वेक्टर दैट इज बी। एंड ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये एंगल कितना है, 150 डिग्री है, इनके बीच का एंगल कितना है, 150 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। रिजल्टेंट आपको दिया गया है कि वो 10 न्यूटन है। तो अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, जिस ट्राइंगल में ये 10 है, ये 30 है। तो आपको दोनों फोर्स निकालने हैं, लेट से ए निकालना है, तो आप लिख सकते हो दैट इज a/10 इज इक्वल टू cos 30। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 10 cos 30 की वैल्यू इज √3/2। तो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5√3। एंड अगर आप इसको b बोलते हैं तो b/10 ये हो जाएगा sin 30।
एंड यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज, ओ सॉरी, गड़बड़ हो गई, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से हमारे पास tan 30 की वैल्यू आएगी, सॉरी, तो tan 30 इज 10/a, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 10√3, ठीक है, एंड ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 10/b, दिस इज sin 30, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। तो एक आ रहा है 20 और एक आ रहा है 10√3, तो भाई मेरे को 20 ही दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। तो अदर फोर्सेस कौन कौन से हो जाएंगे, 20 और 10√3, तो एक वाला मैच कर रहा है हमारा 20, तो मैं सी लगा दूंगा, ठीक है। 10/√3 है वो, 10√3 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टू फोर्सेस ईच इक्वल टू एफ एक्स एज शोन इन द फिगर, देन द रिजल्टेंट इज, तो भाई आपको दिया गया है कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो इनके बीच का एंगल एक्चुअल में ये वाला होगा फिर तो, है ना, एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो दो वेक्टर्स 120 डिग्री पर, उनका रिजल्टेंट भी क्या रहता है, सेम रहता है, दैट इज आर इक्वल टू एफ, तो ऑप्शन बी एकदम बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट टू फोर्सेस ईच इक्वल टू p/2 एक्ट एट राइट एंगल, एक दूसरे से परपेंडिकुलर लग रहे हैं, their effect may be neutralized by a third force acting along their bisector in the opposite direction with the magnitude of, तो भाई एक हमारे पास यहाँ पर है p/2 और एक है हमारे पास यहाँ पर p/2, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ आएगा, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p/2 का स्क्वायर प्लस p/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ p/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास p/√2। नाउ अब अगर मेरे को उसको न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करने का मतलब है कि जीरो करना है, तो जितना फोर्स यहाँ लग रहा है इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स मुझे अपोजिट लगाना पड़ेगा, एंड अगर ये p/√2 लग रहा है तो भाई मुझे भी p/√2 क्या करना पड़ेगा, पीछे लगाना पड़ेगा, तभी जाके क्या हो पाएगा, जीरो हो पाएगा, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, r इज इक्वल टू a प्लस बी एंड r इक्वल टू a इक्वल टू b, देन एंगल बिटवीन a एंड b इज, वेक्टर्स बराबर हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, है ना, और r जो है वो a प्लस बी है, बहुत सिंपल हो गया कि अगर चाहो तो हम इसको डायरेक्टली r इक्वल टू उससे सॉल्व कर लेते हैं, एंगल ही तो निकालना है अपने को, तो r इज इक्वल टू 2a cos θ/2, इससे अगर सॉल्व करते हैं तो r की वैल्यू कितनी है, दैट इज a के बराबर, तो a इज इक्वल टू 2a cos θ/2, तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू cos θ/2, तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पर, तो θ/2 की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया था शायद, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन बेटा, 10 और 6 ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, तो रिपीटेड इसको लिख देंगे, ठीक है, दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड, टू इक्वल फोर्सेस हैव द रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ द फोर्स, ये भी रिपीटेड सवाल है बेटा, 120 डिग्री हो जाएगा, है ना, तो दो क्वेश्चन तो आपके रिपीटेड आ गए। ये हमने वेरिएशन किया है कि भाई यहाँ पे 9:11 दिया गया है, ठीक है, एंड रिजल्टेंट है 38, तो आपसे पूछ रहा है कि 60 डिग्री एंगल और इंक्लिनेशन है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा ईच फोर्स का। अब यहाँ पे आप या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो 9/11 आ जाना चाहिए, तो अगर मैं 19.8 को डिवाइड करता हूँ 24.2 से, तो लेकिन नन ऑफ दिस दिया गया है, तो मुझे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना, तो क्या पता कि 38 आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है, ये भी तो नहीं पता ना फिर, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो लेट से ए वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 9x एंड बी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा 11x, एंड रिजल्टेंट हमारे पास है 38 और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर यानी कि 38 का स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो a स्क्वायर हो जाएगा 9x का स्क्वायर यानी कि 81x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 11x का स्क्वायर यानी कि 121x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में
9x इंटू में 11x एंड साथ में है cos थीटा। तो 38 का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 81 प्लस 121 प्लस 9 इंटू 11 इंटू 9 होता है 99, 99 इंटू 2 होता है 198। तो भाई हमारे पास थोड़ा सा गणित ज़्यादा आ गया, तो बच्चों की तरह कर लेते हैं। 99 इंटू 2 इज 198, तो ये 0 हो जाएगा। एंड नॉट 17 2 20 जो 400 हो रहा है, तो सीधा सीधा तो 400 एक्स स्क्वायर। ओके, अगेन मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक। थीटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी मेरे को। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है बेटा, दैट इज, इसको हटा देते हैं। थीटा की वैल्यू इज 1/2 cos 60 दिया हुआ है क्योंकि, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज 99 एंड दिस इज 121 एंड दिस इज 81। तो दिस इज 121, 81 एंड 99। तो 1 हो जाएगा एंड 9 8 17 और 2 19 और 2 0, कैरी 1 कैरी 2, तो ये 3 जा जाएगा। थोड़ी सी वियर्ड कैलकुलेशन दिख रही है। 301 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और लेट्स डायरेक्ट एक्स लिख लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 38 अपॉन में √301। ओके, नाउ अगर √301 सॉल्व करना चाहेंगे तो सबसे क्लोजेस्ट है इसके हमारे पास 17 का, दैट इज 289। तो 17 प्लस कितने का डिफरेंस है इसमें, दैट इज 11 और 1 12 का डिफरेंस है। एंड 17 का डबल होता है 34। तो समवेयर अराउंड दिस इज 6 एंड दिस इज 17। तो 3.4 के मतलब मान सकते हैं, ठीक है, 17.34 समथिंग, ठीक है, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 17.4 ही मान लेता हूँ ना, मोटा मोटा, ठीक है। एंड इसको अगर हम 38 अपॉन में 17.4 करते हैं तो ये अब हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। एंड अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 9 से तो 19 पॉइंट कुछ हो जाएगा, फिर ऐसे 11 से करूंगा तो कुछ आ जाएगा। अब आप चाहो कि एग्जैक्ट करके दिखाना है सर, तो मैं अपने हथियार का इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो लेट्स से डिसिप्लिन टूल में जाते हैं, गणित में आते हैं, कैलकुलेटर खोलते हैं। तो ये कैलकुलेटर कहता है पहले तो 301 का रूट करो, विच इज 17.34, पहले सही लिखा था मैंने। तो 959 लगा हुआ है तो 5 कर देते हैं, ठीक है। एंड 38 को डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, डेट इज 17.5 से, ठीक है। तो व्हाट वी विल गेट, इट इज 2.17। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से करता हूँ तो आई विल गेट 19.54, ठीक है। तो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा है, तो कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो गई है बट लेकिन हाँ। 2 पॉइंट इक्वल फोर्सेस हैं, 60 डिग्री एंगल पर हैं। आपसे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट कितना होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है वैसे तो शायद। तो 2a cos 60/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a cos 30 एंड cos 30 की वैल्यू इज √3/2, तो ये हो जाएगा √3a। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ, ये तो हम डिस्कस कर लिया यार, ये आंसर था इसका, ये रिपीटेड सवाल है ये भी। ओके, आई डोंट रिमेम्बर कि कुछ सवाल रिपीटेड है आपके पास, ठीक है। If the magnitude of vector a, b and c are 4, 3 and 5 respectively and a plus b is equal to c, then the angle between a and b is, तो भाई 4 3 5 देख के हमें याद आता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, बना लो, ठीक है। अब इसने कहा है कि a प्लस बी जो है वो c के बराबर है, और अगर आप ऑर्डर देखोगे तो c की वैल्यू 5 है, यानी कि c हमारा हाइपोटेनस है, तो ये तो c है। अब आप a चाहे किसी को भी मान लो, ठीक है। तो लेट्स से कि हमने कहा कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ट्राइंगल लॉ का ध्यान रखेंगे, रिजल्टेंट हमारा c होना चाहिए। तो लेट्स से c को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, तो ये हमारा a हो जाएगा एंड ये हमारा b हो जाएगा, दिस इज a, दिस इज b।
ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है? और अब एंगल निकालना है किसके बीच में? ए एंड बी के बीच में, ओके? तो ए एंड बी के बीच में तो एंगल 90 डिग्री है सीधा-सीधा, तो 90 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोगों ने एन्जॉय किया होगा होमवर्क का डिस्कशन एंड होमवर्क के साथ-साथ आप लोगों ने बहुत सारी बातें यहाँ सीखी होंगी, वेक्टर्स से नोट्स भी बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी होंगी, तो आई होप सबको समझ में आया होगा एंड कल फिर मिलेंगे एक नए धमाकेदार सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद।